तो हेलो मित्रों, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि जानते हो आप लोग, केमिस्ट्री के हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और तीसरा लेक्चर आज है। और आज भी हम 10 एमसीक्यूज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलें फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला धमाका आपके लिए ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कि जो प्रशीतक है, प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाने वाला एक गैस है ना, उस गैस का नाम है फ्रेयॉन। तो फ्रेयॉन होती क्या है, फ्रेयॉन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्या फ्रेयॉन जो है एक हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड है, या फिर ये फ्लोरस्पार या फ्लैशपार, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, या फिर ये कैल्शियम फ्लोराइड है, या डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन है? तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल ऐसे ही एक डील किया था और उसमें हमने फ्रियॉन के बारे में ही बल्कि बात की थी। आपको याद है? नहीं याद है? अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए और सेकंड वाला लेक्चर देखिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, उनकी जो है एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। चलिए, तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो फ्रियॉन है, फ्रियॉन एक टाइप की रेफ्रिजरेंट गैस है, यानी रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और रेफ्रिजरेशन में जैसे फ्रिज होता है ना, फ्रिज में इसका यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन के पर्पज़ से। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो एसी में, जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनिंग के रूप में भी यूज़ किया जाता है फ्रियॉन का। और ये जो फ्रियॉन है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। तो ये फ्रेयॉन नॉर्मली होती क्या है? फ्रेयॉन होती है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डाइक्लोरो, सेकंड जो ऑप्शन है ना ये वाला, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को फ्रेयॉन कहा जाता है क्योंकि ये जो है, जो फ्रेयॉन है, ये होते हैं एक तो मेथेन, जिसको हम CH4 कहते हैं, मार्स गैस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और जो एथेन होते हैं C2H6, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ये मेथेन और एथेन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं क्या? फ्रेयॉन्स। और कैसे डेरिवेटिव्स होते हैं, इसका एग्जांपल क्या है? तो यही जो एग्जांपल में दे रखा भी ऑप्शन में, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ये एक मेथेन का डेरिवेटिव है और जिसको कहा जाता है फ्रेयॉन, और यूज़ किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, AC वगैरह में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देखिए क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या कि जो वायुमंडल में जो ओजोन गैस है, ओजोन की जो एक परत है, जिसकी वजह से हम लोग सेफ रह पाते हैं पृथ्वी में। नहीं तो जो सन है, सन से तो बहुत टाइप की रेडिएशन निकल रही है। उन रेडिएशन में एक रेडिएशन का नाम है यूवी रेज। ये यूवी रेज अगर पृथ्वी पे, ह्यूमन की बॉडी पे अगर इसका एक्सपोजर हो गया, ह्यूमन की बॉडी पे अगर ये पड़ गई, तो ऑब्वियसली ये स्किन कैंसर को कॉज कर देगी। और अगर प्लांट पे पड़ गई तो प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, वो इससे प्रभावित हो सकती है। जो इस यूवी रे से प्रोटेक्शन देने का काम हमें ओजोन लेयर करती है। अच्छा, ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे एक अर्थ है, तो इस अर्थ से तकरीबन 18 किलोमीटर ऊपर, तो आप लोग जानते हैं कि 18 किलोमीटर ऊपर कौन सा एक परत है? ये है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर। और 18 से 50 किलोमीटर के रेंज के अंदर एक और लेयर है, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वही जिसके बारे में हम बचपन में पढ़ते थे कि जिसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, तो उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो उसी स्ट्रेटोस्फेयर में 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के रीजन में एक परत है, और इस परत का नाम है ओजोन। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ये ओजोन जो है, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में है तो भी बहुत अच्छी है, हमें प्रोटेक्शन देगी, यूवी प्रोटेक्शन देगी। लेकिन यदि ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है तो ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है, एक प्रदूषक की तरह काम करती है। और प्रदूषक आपको पता है ना, जो पॉल्यूटेंट है वो आपकी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक ही होते हैं। तो इसलिए ये ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में रहे तब ही बेटर है। ठीक है, और साथ ही में इस, अभी अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ओजोन है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओजोन है उसको हास करने वाला या उसमें डिप्लीशन क्रिएट करने वाला ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस है, ऐसा कौन सा केमिकल है जो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सारा बच्चा बच्चा इसको जानता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs हम इनको कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनकी वजह से ओजोन का क्षरण होता है। और इसमें किसकी वजह से क्षरण होता है? तो जो क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में जो क्लोरीन पाया जाता है, ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स को, यानी O3 के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। और O3 के मॉलिक्यूल्स को किस फॉर्म में तोड़ता है?
ओजोन जिसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उसको ऑक्सीजन में ये तोड़ देगा, ठीक है ना। तो ओजोन टूट जाएगी ऑक्सीजन में, किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन किससे निकलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समझ में आ गया। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक टाइप का पॉल्यूटेंट है, एक टाइप का प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। और कहाँ पे मिलता है ये जो है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है। और यही सल्फ़र डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से एसिड रेनिंग होती है। एसिड रेनिंग, और एसिड रेन का मतलब क्या होता है, यानी जब नॉर्मल रेनिंग, जिसका पीएच, नॉर्मल रेनिंग में जो वाटर होता है उसका पीएच जनरली 7 या 7 से स्लाइटली थोड़ा कम होता है, लेकिन एसिड रेनिंग में एसिड बहुत ज़्यादा, एसिड इसमें बढ़ जाते हैं। एसिड बढ़ने की वजह से उसका पीएच, जो वाटर है, वाटर का पीएच डाउन हो जाता है। और कौन से एसिड हैं जिनकी वजह से एसिड रेनिंग होती है, तो वो है, एक तो है H2SO4, और ये होता है, ये सल्फाइड का जो ऑक्साइड है ना, सल्फर का जो ऑक्साइड है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो H2SO4 बनता है। और एक होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्शन करेगा H2O के साथ तो बनेगा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही एसिड रेन आपका होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हमने बात कर ली, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर ली। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक टाइप की गैस है। या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सड़ी मछली, नहीं, सड़ी मछली नहीं, सड़े अंडे जैसे जो गंध आती है, सड़े अंडे जैसी गंध, वो कौन से गैस में आती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में ही ऐसी गंध आती है, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड की यदि हम बात करें तो इसमें ये जो सल्फ़र होता है ना, इस सल्फ़र की वजह से जो, अगर एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गैस है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका चांदी है ना, चांदी, इस चांदी पे, ये चांदी इस सल्फ़र से रिएक्शन कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है, और कंपाउंड का नाम है Ag2S, ठीक है ना। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड एक कंपाउंड बना देता है, और इस सिल्वर सल्फाइड की जो चांदी होती है, चांदी पे एक ब्लैक कलर की परत इसके कारण चढ़ जाती है। और ऑब्वियसली जो इतनी मूल्यवान धातु है, जिसका हम क्या करते हैं, एज अ ऑर्नामेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं, आभूषणों की तरह, ठीक है ना। तो अगर उस पर ऐसा जंग लग जाएगा तो बढ़िया लगेगा क्या तुम्हें, अच्छा नहीं लगेगा, ये है नहीं, खराब हो जाएगा, फिर पहनने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड ये रोल प्ले करती है। आगे समझ में ये सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से, चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कट बता दिए। अगर यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम कर सकता हूँ, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए लोड हो जाएंगे, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लिंक जो है बनती रहे और आपको याद ना करना पड़े। ओके, चले नेक्स्ट पे, चलिए बॉस चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या पूछ रहा है ये, तो मित्रों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट को राइपन करने के लिए फ्रूट राइपनर की तरह किस गैस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फ्रूट राइपनर की तरह हम किसका यूज़ करते हैं, तो जो एथिलीन है, एथिलीन गैस का यूज़ किया जाता है फ्रूट राइपनर में। एथिलीन कहो या आप कहो एथीन, एथिलीन तो इसका ट्रेड नेम है, और एथीन इसका जो है केमिकल नेम है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका यूज़ किया जाता है एज अ फ्रूट राइपनर की तरह। अच्छा, आप बोलेंगे सर एसिटिलीन का भी तो यूज़ करते हैं, लेकिन एसिटिलीन का यूज़ अब नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको अब बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होगा ना, वो होगा एथिलीन, न कि एसिटिलीन। एसिटिलीन का यूज़ अब नहीं करते हैं, जनरली किसका करते हैं, एथिलीन का, ठीक है। हो गया ये। अच्छा, और मीथेन के बारे में तो पता था, मीथेन CH4 फार्मूला, मार्च गैस नाम, और दलदली क्षेत्र से निकलने वाली है, ये गोबर गैस का एक मेन कंपोनेंट है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो किसका, कुछ याद आ रहा है, पाइप्ड नेचुरल गैस का और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक मेन कंपोनेंट है मीथेन। एथेन, एथेन भी एक जो है ज्वलनशील गैस है, और ये वायु में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बिल्कुल ऐसे जलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी ये अदीप्त ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है इथेन, ठीक है ना। और एक टाइप का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनको हिंदी में बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या स्पेशलिटी है, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, तो इसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए जो भी कंपाउंड्स होंगे उनको आप हाइड्रोकार्बन कहेंगे।
तो जो हाइड्रोकार्बन में जिसकी बात मैं कर रहा हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है। कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो आप बोलेंगे सर कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, आपने तो एक ही बॉन्ड दिखा रखा है। तो जो बाकी बचे 3 बॉन्ड हैं, ये 3 बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इस टाइप से मैंने ये तुक्केबाजी में, मतलब सोचा नहीं था मैंने कि मैं एथेन बनाऊंगा, लेकिन ये एथेन बन गया, ठीक है। तो एथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। चलिए आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा, ये इंतज़ार कर रहा है आपका, क्या पूछेगा ये पूछेगा आपको कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्यों अधिक हो जाती है कैलोरी, मतलब बोलने का मतलब यार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रही। सर्दियों में आपकी कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है बॉडी को, जबकि गर्मियों में कम चाहिए होती है, ऐसा क्यों? क्या प्रोटीनों को भंग करने के लिए, यानी प्रोटीन को तोड़ने के लिए? अच्छा, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, फैट ज़्यादा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए? तो ये यहाँ पे रेलेवेंट ऑप्शन नहीं लग रहे हैं। रेलेवेंट ऑप्शन लग रहा है मुझे यहाँ पे कौन सा, शरीर का जो ताप है, जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो सर्दियों में है, सर्दियों में ज़्यादा कैलोरीज़ की आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि कैलोरीज यूज़ होती हैं आपकी बॉडी को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वो जनरली क्या होता है, कम होता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो आपको बनाना पड़ता है ना। जो बॉडी अंदर है वो क्या करती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर को आपकी बॉडी का बना के रखती है, तो उसके लिए कैलोरीज तो यूज़ होंगी, है कि नहीं। और यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, नियत तापी हैं, जिनको हम नियत तापी कहेंगे। तो जो यहाँ पे जो मैमेलिया है ना, मैमेलिया, मैमेलिया का मतलब एक ऐसे जीव जो अपने बच्चों को पोषण देते हैं स्तनों के थ्रू, जैसे ह्यूमन है, जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो मैमेलिया है। जैसे गाय है, गाय बकरी सारे कुत्ते, ये सारे मैमेलिया में आते हैं। मैमेलिया एक क्लास है कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा एक और अगर एग्जांपल मैं देखूं, तो जो एवीज है, जो एवीज क्लास है, एवीज क्लास का मतलब ऐसा एक क्लास, ऐसी एक क्लास जिसमें जो है पक्षियों को रखा गया है। तो जो पक्षियां होती है, पक्षियां भी अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है बैलेंस करके रख सकती है, नियत करके रख सकती है। मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर जैसे एटमॉस्फेयर में बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, वैसे इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो ये नियत तापी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नियत तापी हैं, तो एक तो मैमेलियंस नियत तापी होते हैं, और इसके अलावा जो पक्षियाँ हैं, जो एव्स हैं, वो भी नियत तापी होते हैं। जबकि रेप्टिलिया की यदि हम बात करें तो ये नियत तापी नहीं होते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गिरता है, इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर गिर जाता है, और ये फिर ठंडी नींद में चले जाते हैं, शीत निद्रा जिसको आप हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है ना। शीत निद्रा में चले जाते हैं और 5-6 महीने सोते रहते हैं, कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं ये। और जो एम्फीबियन है, एम्फीबियन भी ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन कर सकता है, एक तो एव्स है, एंड अनदर वन इज क्या, मैमेलिया। चलिए नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या हो सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन। बेंजीन कहाँ से आ गया इधर, बेंजीन की तो बात ही नहीं हो रही। बेंजीन ये भी गलत, जहाँ बेंजीन सारा मामला कट। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं डाइऑक्सिन, डाइऑक्सिन ये क्या होता है, ये भी कट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन। क्योंकि जो भी सिगरेट है, बीड़ी है, इसमें क्या होता है, एक स्टेरॉइड पाया जाता है। और इस स्टेरॉइड का नाम क्या होता है, स्टेरॉइड का मतलब एक ऐसा पदार्थ जो आपकी बॉडी में उत्तेजना क्रिएट कर दे, है ना, उत्तेजना को उत्पन्न कर दे, उसको कहा जा गया स्टेरॉइड, या हम स्टीम्युलेंट ड्रग भी इसको कहते हैं। स्टीम्युलेंट मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, तो स्टीम्युलेंट ड्रग भी इसको कहा जाता है। तो जो निकोटीन है, निकोटीन एक स्टिमुलेंट ड्रग है, और ये पाई जाती है बीड़ी सिगरेट में। और जो बीड़ी बनती है वो किसकी बनती है, तंबाकू की पत्तियां वगैरह उसमें डाली जाती है, तो उसमें निकोटीन ही होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन से बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, बहुत मतलब मजबूती से जुड़ता है, मजबूती से जुड़ता है तो टूटता भी नहीं होगा आसानी से। तो इसकी वजह से, जैसे नॉर्मली हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी
ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ पे ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है। लेकिन जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करेंगे तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाता है हीमोग्लोबिन के साथ। और क्या, एक बात बताओ, क्या जो आपकी सेल है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो कोई काम ही नहीं है ना वहाँ पे। तो इसलिए जब ऑक्सीजन प्रॉपर सेल्स को नहीं मिलती है तो फिर आपका दम घुटने लगता है, और इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है दम घोटू गैस। स्ट्रैंगुलेटिंग स्ट्रैंगुलेटिंग गैस भी इसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। और निकोटीन, निकोटीन एक स्टेरॉइड है, ये निकाला जाता है तंबाकू के पौधे से। एक बार मैं साफ कर दूं, सारी खिचड़ी साफ कर दूं यहाँ से। तो जो निकोटीन है, निकोटीन कहाँ से निकाला जाता है? तंबाकू के पेड़ों से। उसमें एक ये केमिकल पाया जाता है जिसको हम स्टेरॉइड भी बोल रहे हैं। अच्छा, ये सर तंबाकू कहाँ पे बनता होगा? क्या ये तने में बनता है, लीव्स में बनता है, या फिर रूट्स में बनता है? तो जो यहाँ पे एक छोटा सा गंदा सा एक पौधा मैं बना देता हूँ। अब मेरी तो ये कहें कि जो ड्राइंग है वो थोड़ा ऐसी ही है, लेकिन बताना ज़रा कैसा है ये पौधा, सही बना है कि नहीं बना है? ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। अरे साइंस वाले हैं यार, हम ऐसी ड्राइंग पे विश्वास नहीं करते हैं ना। फिगर अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए बस। और कौन से हमने वहाँ ताजमहल बनाना है, शीश महल बनाना अपने लिए। ये देखो, तंबाकू का पौधा ये बन गया। तो जो निकोटीन होता है तंबाकू के पौधे में, ये निकोटीन बनता कहाँ पे है? तो ये निकोटीन मेनली बनता है रूट्स में। जो तंबाकू की जो जड़ें होंगी ना, वहाँ पे निकोटीन बनेगा। और तो फिर आप कहेंगे कि सर हम तो पत्तियाँ खाते हैं, है ना, जो बीड़ी बनती है वो तो पत्तियों वगैरह की बनती है और जड़ों की थोड़ी ना बनती। तो बॉस, ये जो निकोटीन है ना, ये जड़ों से ऊपर आ जाता है और ये एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे? जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और फिर पत्तियाँ को खाओ, बढ़िया निकोटीन लो, मज़े से धुआं उड़ाओ, है ना। लेकिन एक संवैधानिक सूचना कि तंबाकू वगैरह खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। ओके। तो निकोटीन रूट से निकलेगा, स्टोर कहाँ होगा? लीव्स में। और निकोटीन क्या है? एक स्टेरॉइड है। कहाँ से निकलता है, कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के पौधे में। और एक और बात बताऊँ आपको, ये जो निकोटीन है ना, इसका पहले यूज़ किया जाता था कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन आदमी साला ऐसा है कि किसी भी चीज़ को अपने लिए खाने के लिए बना देगा। जैसे लैब होती थी ना, लैब लैब में पहले एथिल अल्कोहल आता था, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, इस एथिल अल्कोहल को चुरा के घर ले जाते थे और बढ़िया से लैब से फ्री का माल पीते थे ये, ठीक है ना। तो इसलिए लैब वालों ने भी दिमाग लगा दिया, उन्होंने भी इसमें थोड़ा इसको ऐसा बना दिया कि पी ना सके आदमी, तो इसलिए इसमें मिला दिया एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब जो भी बंदा इसको खाएगा वो पक्का मर जाएगा, ठीक है ना। तो जहरीली शराब जो न्यूज़ में आए दिन आती है, जहरीली शराब से मृत्यु हो गई, तो मेनली इसमें मेथिल अल्कोहल या पेरिडीन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो आदमी ने इंसेक्टिसाइड को खाना भी शुरू कर दिया। इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ होता था ये तंबाकू पहले, ठीक है ना। आई कहानी समझ में? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये टाइम कितना हुआ? 18 मिनट हो गए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है। अच्छा, उत्प्रेरक इंग्लिश वाले बोलेंगे सर अब इंग्लिश में आप टाइप नहीं कर रहे, तो इंग्लिश में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में भी टाइप करने की, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है ना वो तो मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही, कि ये उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या और हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर इंग्लिश में भी टाइप कर दूंगा, है ना। 2-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए, जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक को कहा जाता है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का क्या यूज़ होता है? क्या कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का जनरली हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको, उसकी अगर दर को हमें बढ़ाना है। दर बढ़ाने का क्या मतलब है सर? मतलब कोई एक केमिकल रिएक्शन है 1-2 घंटे में हो रही है, उसको अगर हम 5 मिनट में करना चाहते हैं तो फिर उसमें मिला दो कुछ, 5 मिनट में हो जाएगी। तो ऐसा जो पदार्थ है, जो रिएक्शन की जो रेट है, जो उसकी होने की दर है, वो अगर तेज कर दे, कम कर दे, तो ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाएगा। उत्प्रेरक ऐसे ही नहीं होते, बहुत सारी क्वेश्चन मैंने देखे वहाँ पे केवल सही आंसर ये होता है कि जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता ही है। ऐसा नहीं है। जो कैटलिस्ट है वो 2 टाइप के होते हैं। वो रिएक्शन की जो रेट है उसको घटा भी देते हैं, उसको डिक्रीज भी कर देते हैं रिएक्शन के रेट को, और साथ ही में इंक्रीज भी कर देते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ये नहीं होगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है ये नहीं होगा, ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। और क्या 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 कहते हैं इसको? कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये
कौन बनेगा करोड़पति में? तो देवियों और सज्जनों, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो कौन सा प्रदूषक हो सकता है? ऑक्सीजन प्रदूषक हो सकता है क्या? ऑक्सीजन तो हमारी प्राण वायु है, ये नहीं होगा तो फिर कोविड-19 में तो भैया तुम देख ही रहे हो कि कैसा हाल हो रहा है ना? बिना ऑक्सीजन के लोग कैसे मर रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो पोल्यूटेंट कहना मतलब पाप है, एकदम एकदम पाप है ना? ऐसी गलती मत कर देना। तो ऑक्सीजन एक वायु प्रदूषक नहीं है। हीलियम एक इनर्ट गैस होती है, वायु प्रदूषण नहीं हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो प्लांट हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएंगे, है ना? जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 को ये प्लांट जो है अंदर लेते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको बाहर छोड़ते हैं। तो CO2 भी एक पॉल्यूटेंट नहीं हो सकता। पॉल्यूटेंट ही होता है लेकिन जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, तब ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर इसकी नॉर्मल रेंज है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई नहीं है, नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पृथ्वी को टेम्परेचर बना के रखता है। अगर CO2 नहीं होती ना तो फिर जो पृथ्वी है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना? ग्लोबल कूलिंग इसकी वजह से, CO2 की वजह से हो सकती है अगर ये नहीं होता, तो ये भी ज़रूरी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे भयंकर यही गैस है। और मैं एक बात बोलूँ आपको, तो जो वायु प्रदूषक है ना उसमें 50% आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलता है जो हमारे ड्रिन ड्रिन वाली गाड़ियाँ हैं ना सबकी, ये गाड़ियाँ अपने हमने अपने लिए तो अपनी फैसिलिटी के लिए तो ले रखी हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर पे इसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से कुछ और नहीं होता, हम ही लोग ही मरते हैं, बहुत सारी बीमारियां हम ही लोगों को हो जाती हैं, ठीक है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 76% जो है एमिशन ये होता है व्हीकल से। जो हमारे वाहन हैं उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और पहले तो बता ही दिया कि दम घोटू गैस है ये, और ऑब्वियसली आपके ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहती है। हो गया। अंगीठी को कभी मत रखना कमरे के अंदर, नहीं तो हाँ हाँ हाँ, खुदा न खास्ता ऐसा हो, ठीक है ना? कई लोग ऐसे मौत के मुंह में समा गए, रात को रखे अंगीठी भाई अंदर रखे और सुबह तक जो है बिल्कुल ऐसे सोए कि उठे ही नहीं, ठीक है? तो अंगीठी को अंदर ना रखे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये 28 क्वेश्चन, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है क्या? तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए इसलिए हानिकारक है, एक तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और निकोटीन भी उसमें पाया जाता है तंबाकू के धुएं में। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, वैसे इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन होने चाहिए थे, ठीक है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड भी है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसके अलावा निकोटीन भी है, ठीक है ना? निकोटीन आपकी बॉडी में अगर जाएगा, जैसे आप नहीं मतलब कोई अगर बड़ा बुजुर्ग आदमी जैसे पीता है सिगरेट, तो उसके बाद जो धुआं है ये आपके लंग्स में चला जाता है और उसकी वजह से लंग्स कैंसर हो जाता है, ठीक है ना? लंग्स कैंसर, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो बेंजोइक, यहाँ पे राइट ऑप्शन बताऊँ कौन सा है? बेंजोइक एसिड एवं सोडियम, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या ये तो थोड़ा लंबा बोल दिया इसने, इसको कहा जाता है सोडियम, इसको कहा जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, मतलब किसी भी पदार्थ को, कोई भी जो फूड स्टफ है उसको आपको लंबे टाइम तक अगर सुरक्षित रखना है तो उसमें आपको ये पदार्थ मिलाने पड़ेंगे ना। सोडियम बेंजोएट आपको उसमें मिलाना पड़ेगा, तब जाके वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो प्रिजर्वेटिव की तरह, परिरक्षक की तरह ये यूज़ किए जाते हैं सोडियम बेंजोएट। और इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाओ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, तो ये बेंजीन है और बेंजीन पे C डबल बॉन्ड ONA, ये है सोडियम बेंजोएट का केमिकल स्ट्रक्चर। टार्टरिक एसिड का यूज़ कहाँ किया जाता है? टार्टरिक एसिड का मेनली टार्टरिक एसिड मिलता है ये इमली में मिलता है, अंगूर में मिलता है टार्टरिक एसिड, और इसका यूज़ किया जाता है जो बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए टार्टरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा एस, इसका कॉमन नेम क्या है? सोडा एस। सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट को। अगर 10 मॉलिक्यूल इसमें वाटर के हो जाएं तो ये धोने का सोडा बन गया, है ना? एसिटिक एसिड क्या है? तो एसिटिक एसिड होता है एक वीक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। और 4 to 6% ऑफ एसिटिक एसिड कहलाता है सिरका, जिसको हम बढ़िया चाउमीन में डालते हैं और
चाउमीन तो सबकी पसंद होगी, है ना। तो सिरका का यूज़ 4 to 6% जो एसिटिक एसिड होता है उसको कहा जाता है सिरका या विनेगर। और एक और बात बताऊँ तो ये सिरका जो है ना, सिरका को ग्रीक या लैटिन में कंफ्यूज हूँ, लेकिन वहाँ पे सिरका को कहा जाता है एसिटम, और उसी एसिटम से ये एसिटिक एसिड का नाम निकला हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन, ये रहा। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है ना। तो एक बायो इंडिकेटर के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो बायो इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है या यूज़ होता है। तो वो है लाइकेन। लाइकेन का यूज़ बायो इंडिकेटर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी कोई एक एटमॉस्फेयर है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जहाँ पे भी ज़्यादा होगा ना, तो ये लाइकेन की उसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये बोलेगा जहाँ ये होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, वहाँ हम जाएंगे नहीं साला, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जहाँ पे भी एटमॉस्फेयर में होगी वहाँ पे लाइकेन्स पैदा नहीं होते हैं। इसीलिए एक बेस्ट इंडिकेटर मान सकता है कि जहाँ पे लाइकेन होगा तो इसका मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड वहाँ पे नहीं है। सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं है तो एसिड रेनिंग के चांसेस भी नहीं है। जहाँ पे ये होगी वहाँ पे लाइकेन नहीं होंगे, ठीक है। और लाइकेन की यदि हम बात करें, लाइकेन एक वनस्पति होती है, एक प्लांट भी नहीं कहेंगे, एक छोटा सा पौधा टाइप का। जैसे पत्थर पत्थर होते हैं ना, जैसे नॉर्मली जब जंगल में जाते हो आप, तो पत्थर के ऊपर ऐसे ऐसे हरे हरे, हमारे उसमें तो इसको लड़कियां निकालती हैं और मेहंदी बनाती हैं उसके, फिर हाथों पे लगाती हैं, है ना। तो अब पता नहीं आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। लेकिन ये जो लाइकेन है, लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म से बनता है, दो जीवों से बनता है। एक का नाम है शैवाल, शैवाल और जब कवक आपस में मिलते हैं तब जाके लाइकेन बनता है। या हम ये कहें ना कि ये जो लाइकेन है, दिस इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। एल्गी और फंगस से मिलकर लाइकेन बना हुआ होता है। अब जो शैवाल होता है, शैवाल में क्लोरोफिल आपका पाया जाता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और जो कवक है, शैवाल बोलता है कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए जो है खाना बना देंगे, लेकिन तुम जो है नीचे से पानी वानी जो भी चाहिए होगा, पानी, नमक, मसाला वगैरह, वो तुम नीचे से बेचते रहना। तो जो कवक है, कवक क्या करता है, ग्राउंड से, जो हमारा पृथ्वी है वहाँ से जो भी ज़रूरी पदार्थ उनको चाहिए खाना बनाने के लिए, तो वो ला कर देता है उसको। मिनरल्स, खनिज लवण उसको चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये कौन सप्लाई करेगा, कवक। और यहाँ पे सैफ कौन है, सहवाल साहब। तो ये है लाइकेन। और लाइकेन शैवाल की यदि हम बात करें, शैवालों की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी। और यदि हम ये फंगस की बात करें, फंगस यानी कवक, फंजाई यानी कवक की बात ही हो रही है, तो जो कवक की स्टडी है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। और फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है माइकेली, एक साइंटिस्ट है माइकेली साइंटिस्ट को कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। तो कितने कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हमने कर ली। तो ये था पूरा वीडियो लेक्चर, जिसमें 30 MCQs आपने 30 नहीं या 10 MCQs आपने देखे, और अभी तक 30 MCQs को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और 30 MCQs में आपने 100 द क्वेश्चन आई एम श्योर आपने कर लिए होंगे। और नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में छापते रहिए प्रॉपर, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप इनको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और परफॉर्मेंस आप अपनी अच्छी दे पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।